जय हिंद। का स्वागत है द एडू 24 ऑफिशियल चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे भाग 3 संविधान का भाग 3 पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं भाग 1 भाग 2 पूरा समाप्त हो चुका है। आज हम भाग 3 इंडियन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार, ठीक है। ये फाउंडेशन का कोर्स है। अच्छा, इससे पहले चलिए अगर बात किया जाए तो TRE 4 एग्ज़ाम होने वाला है और AEDO का एग्ज़ाम हुआ है। मैंने अपने लाइव सेशन में बताया था और पढ़ाया भी था। ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, आया भी। हालांकि वो लाइव सेशन डिलीट हो गया, गलती से हो गया, लेकिन इसमें अगर आप देख सकते हैं तो PDF में आप टेलीग्राम चैनल पे PDF है, उसमें देख सकते हैं। जो बताया वो आया। ये नहीं दावा कर सकते कि 100% टकराएगा क्वेश्चन, पर टकराया तो जरूर, अच्छा से टकराया। किसी का नहीं टकराया लेकिन टकराया, जितना टकराना था टकराया। आज हम पढ़ेंगे भाग 3। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? ये फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार होता क्या है? मौलिक अधिकार वे मूल अधिकार हैं। मौलिक अधिकार आप लिख लेंगे। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार वे मूल अधिकार हैं जो किसी भी नागरिक को किसी भी राज्य में रहने के लिए दिए जाते हैं। राज्य के विरुद्ध ही दिए जाते हैं। ये राज्य मतलब राज्य के विरुद्ध ही दिए जाते हैं, राज्य के खिलाफ। मतलब राज्य का तो अधिकार है आपके घर से जब जब मन तब उठा ले, लेकिन आपको अधिकार संविधान ने दे दिया क्या कि राज्य आपको जब जब मन हो तब आप घर से नहीं उठा सकता ना। मान लीजिए आप कहीं रोड पर चल रहे हैं ना, राज्य आए। राज्य कौन? राज्य कौन? तो राज्य की परिभाषा भी बताएंगे ना, राज्य की परिभाषा बताएंगे। राज्य आएगा, कहेगा कि तुम रोड पर क्यों चल रहे हो, तुमको नहीं चलने देंगे, तुम ये बोल क्यों रहे हो, कुछ भी तुमको नहीं बोलने देंगे। तो यह राज्य की अपना राज्य का मन है, बोलने नहीं देगा। लेकिन राज्य के विरुद्ध आपको अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार। नहीं, आपको ये अधिकार है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की। आपको ये काम कर सकते हैं और राज्य आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता ना। तो और मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहते हैं, ये बात तो आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट क्या क्या करता है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। तो शुरू करते हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 3 मौलिक अधिकार। देखिए भाग 3, हाँ, आर्टिकल अनुच्छेद, आर्टिकल यानी अनुच्छेद, अनुच्छेद 12 से लेके और 35 के बीच में, 12 से लेके 35 तक है, ठीक है। लेकिन काम का हमारे पास 14 से लेकर और 32 तक ही है ना, 14 से लेके 32 तक ही है। लेकिन 12 से 35 तक तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा ना। चलिए, तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों का इतिहास जान लेते हैं। क्या है ये इतिहास? हालांकि इतिहास मेरा चैप्टर नहीं है, लेकिन मैं भी पढ़ा देता हूँ ना। इतिहास के हमारे पास बेहतरीन फैकल्टीज हैं ना, कुंदन सर। तो इतिहास देखते हैं इसका, मौलिक अधिकारों का इतिहास। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार दिया गया ब्रिटेन में। कहाँ दिया गया? ब्रिटेन। ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में। कब? 1215 ईस्वी में किंग जॉन नाम के व्यक्ति थे। व्यक्ति क्या, राजा थे। कौन थे? किंग जॉन, राजा थे ब्रिटेन के, ब्रिटेन के राजा। उन्होंने क्या, उनको उनसे लोग मांगने गए कि हम अगर आपके राज्य में रहते हैं तो हमको कुछ अधिकार चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है। तो वो अधिकार राजा ने लिखित रूप से दिया। क्या दिया? लिखित रूप से। तो उसी को मौलिक अधिकार कहा गया। क्या कहा गया? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। और उसी मौलिक अधिकार की उसी से मौलिक अधिकार की शुरुआत हो गई ना। तो पूछेगा क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार की शुरुआत कहाँ से हुई? तो किंग जॉन ने ब्रिटेन में मौलिक अधिकार दिया। कहाँ? ब्रिटेन में। ये भी लिख देते हैं ब्रिटेन, ब्रिटेन की जनता को। ब्रिटेन या इंग्लैंड जो भी बोलिए ना, ब्रिटेन की जनता को कहेंगे मौलिक। तो मौलिक अधिकार जो दिया उसको ना कहा गया मैग्ना कार्टा। कि मैग्ना कार्टा क्या होता है ना, तो मैग्ना कार्टा जो कहा गया, तो मैग्ना कार्टा का क्या अर्थ होता है? ये जो अधिकार है मैग्ना कार्टा का होता है, मैग्ना और कार्टा। मैग्ना का अर्थ होता है सर्वोच्च, सुप्रीम, सुप्रीम। और कार्टा का अर्थ होता है आज्ञा पत्र या दस्तावेज। मैग्ना कार्टा का मतलब सर्वोच्च दस्तावेज। कौन सा दस्तावेज? सर्वोच्च दस्तावेज। आज्ञा पत्र जिसको बोलते हैं, सर्वोच्च दस्तावेज।
सर्वोच्च दस्तावेज, सर्वोच्च दस्तावेज, सर्वोच्च दस्तावेज यानी राजा, सबसे ऊपर का जो राजा होगा या जो भी राष्ट्रपति होगा उसके द्वारा जारी किया गया आज्ञा पत्र जिसको बोले या दस्तावेज बोले, उसको मैग्ना कार्टा कहा गया। तो कोई भी चीज में अगर मान लीजिए कि भारत में शिक्षा का, पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा या मराठों को मैग्ना कार्टा, ये सब मिला है, ये सब आप पढ़ेंगे इतिहास में, मेरा टॉपिक है नहीं, इतिहास के सर आपको परेशान करेंगे। नेक्स्ट, भारत में क्या मौलिक अधिकार, भारत में मौलिक अधिकार का इतिहास, इतिहास, भारत में मौलिक अधिकारों का इतिहास, ध्यान देंगे भारत में मौलिक अधिकारों का इतिहास। सबसे पहले एक बार और ध्यान रख लेंगे कि जितने भी टीआरई वाले लड़के हैं या लड़कियां हैं, जितने भी स्टूडेंट है टीआरई 4, अब की बार टीआरई 4 सुने हैं ना, टीआरई 4 या टीआरई 4, ये वाले तो जुड़ ही जाएं, जितना हो सके जल्दी जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसी से ही क्वेश्चन आ रहा है और इसी यही पढ़ाया जा रहा है। फालतू का कोई फालतू का टॉपिक नहीं, जो नहीं आएगा वो नहीं पढ़ाया जा रहा है ना, जो भी आएगा वही तो पढ़ाया जा रहा है, बाहर से कुछ भी नहीं आ रहा, ध्यान दीजिए ना। और हम लोग कुछ ही दिन में, कुछ ही दिन मतलब कुछ ही दिन, तुरंत ही एमसीक्यू सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जो आप उससे आप अपनी तैयारियों को बेहतर कर पाएंगे ना, और आप उसमें रिवीजन कर पाएंगे, इसमें आप पढ़ पाएंगे अच्छे से और उसमें रिवीजन कर पाएंगे। तो एमसीक्यू सीरीज हम लोग ला रहे हैं हर सब्जेक्ट टीआरई 4 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मौलिक अधिकार, सबसे पहले जो है, सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग 1895 में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अब तक कहिएगा स्वराज मांगे थे बाल गंगाधर तिलक, वही स्वराज था, मौलिक अधिकार ही मांगे थे क्या? बाल गंगाधर तिलक सर्व स्वराज मांगे या मौलिक अधिकार मांगे। उसके बाद मौलिक अधिकारों की लिखित मांग भी किया गया 1928 में ना, 1928 में मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ध्यान देंगे, मोतीलाल नेहरू ने लिखित मांग की थी 1928 में, किसकी? मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की, अंग्रेजों से। अब कांग्रेस में भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, बीपीएससी पूछ चुका है क्वेश्चन, टीआरई में आने की भारी संभावना है। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931, आपको ध्यान है कांग्रेस का कराची अधिवेशन सरदार पटेल अध्यक्षता किए थे, अध्यक्षता किसने की थी? सरदार पटेल। तो अध्यक्षता जब सरदार पटेल करेंगे तो कराची कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भी मौलिक अधिकार मांगा गया, कब? 1931 में सरदार पटेल के द्वारा ना, कांग्रेस में, कांग्रेस के, ध्यान रखेंगे। उसके बाद तेज बहादुर सप्रू समिति आई 1945 में, जब हो गया सब कुछ भारत का बंटवारा होने की बात होने लगी ना, तो तेज बहादुर सप्रू ने कहा कि मौलिक अधिकार को 2 हिस्सा में बांट देते हैं। किसमें? दो हिस्सा में। मौलिक अधिकारों को इन्होंने 2 हिस्सा में बांट दिया, किस किस में देखते हैं। पहला है मौलिक अधिकार, एक तो रहेंगे ही रहेंगे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार तो होंगे, और दूसरा डीपीएसपी, डीपीएसपी, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व अगर लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नीति निर्देशक तत्व। तेज बहादुर सप्रू समिति ने क्या किया कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के में 2 हिस्सों में बांट दिया मौलिक अधिकार, हाँ, कि मौलिक अधिकार भी रहेंगे और नीति निर्देशक तत्व भी रहेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं, भाग 3 अब शुरू करते हैं। क्या करते हैं? भाग 3। तो भाग 3 में हम पढ़े थे ना फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक है, अनुच्छेद आर्टिकल 12 से लेकर और 35 तक, कहां तक?
12 से लेकर 35 तक। 12 से 35 तक में क्या क्या है, तो चलिए देखते हैं। इसमें मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं और फंडामेंटल राइट्स कितने प्रकार के हैं आखिरकार, तो गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है। ध्यान देंगे कितने प्रकार, 6 प्रकार, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार, 6। कैसे देखेंगे, पहला राइट टू इक्वलिटी, इसका मतलब समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, कहां से कहां तक, अनुच्छेद आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक कहा, राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। देखिए इसका अर्थ हुआ स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, 19 से लेकर आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अब तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल कहां से कहां तक में है, आर्टिकल 23 से 24, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ओके, अब है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता आप जिस भी धर्म में मान सकते हैं ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये दिया गया है आर्टिकल 25 से लेके और 28, 25 से 28 तक, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, तो थोड़ा सा घेर देते हैं इसको। अब देखेंगे ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, टोटल 6 मौलिक अधिकार है ना। ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, और ये, ठीक है। तो पांचवा देखेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार ये दिया गया है 29 से आर्टिकल 29 से 30 के बीच, 29 और 30 के बीच में, किसमें, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ठीक। अब लास्ट आया अब लास्ट क्या आया, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक सुधारों का अधिकार। किसका? संवैधानिक सुधारों का अधिकार। संवैधानिक सुधारों का अधिकार, संवैधानिक सुधारों का अधिकार। कहेंगे संवैधानिक सुधारों का अधिकार किसमें है? तो आर्टिकल, तो बहुत ईजी है, आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 एक बार देख लेंगे ध्यान से। 6 प्रकार की स्वतंत्रता है ना, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच भाग 3 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की। कौन कौन सी? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, 14 से 18 अनुच्छेद। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह है अनुच्छेद 25 से 28। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक सुधारों का अधिकार, यह है अनुच्छेद 32 में। टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई। आज हम पढ़ेंगे आज के क्लास में, जब होगा क्लास में, लेकिन आज के क्लास में हमारा ध्यान होगा समानता के अधिकार पे ना, समानता का अधिकार पहला ना, तो ये है तो समानता का अधिकार पहला है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का समानता का अधिकार आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल 14 से लेके और 18 के बीच में, यही हम देख लेते हैं आज ना, 14 से 18 ना। सबसे पहले अगर समानता के अधिकार, रुक जाइए, सबसे पहले अगर हम पढ़ें तो अनुच्छेद 12 और 13 भी पढ़ना जरूरी है कि ये दोनों नहीं छोड़ सकते ना, नहीं छोड़ सकते। उससे पहले, इससे पहले हम सबसे पहले 12 और 13 अनुच्छेद पढ़ ले, तब इसको पढ़ लेते हैं। ओके, चलिए देख। अनुच्छेद आर्टिकल 12 क्या है इसमें? अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है, सिंपल है, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। राज्य क्या होगा इसमें? जैसे राज्य का परिभाषा हम कई बार बता चुके हैं, पहली बार भी, अब आज भी सुन लीजिए। राज्य में कौन कौन से हो सकते हैं? कोई देश भी राज्य हो सकता है, कोई राज्य भी राज्य हो सकता है, जिला भी राज्य हो सकता है। मान लीजिए रेलवे है या कोई बड़ी सी कंपनी है, सेल, गेल, गेट या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो भी है, बड़ा बड़ा कंपनी हो ना, वो सब क्या है? राज्य ही तो है। क्यों? क्योंकि उसके पास अपना संविधान है। कोई पार्टी क्या राज्य हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसके पास अपना संविधान है चलाने के लिए, अपना कानून है, उसके हिसाब से चलता है ना। तो कोई भी राज्य के पास क्या क्या होना चाहिए? राज्य की 4 तत्व सब बता चुके हैं, क्या है ना। चलिए, अनुच्छेद 12 हो गया। अब है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या किया गया है? अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 13, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा। सबसे पहले ध्यान देंगे, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो इसके खिलाफ हो, मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो जाए। क्या हो जाए? मौलिक अधिकारों के खिलाफ। तो देखेंगे, राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा
जो संविधान के विरुद्ध हो। मौलिक अधिकार, संविधान या जो भी बोलिए, मौलिक अधिकार के विरुद्ध। मौलिक अधिकार या संविधान के विरुद्ध हो। ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इसके किसके विरुद्ध हो, संविधान या मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो ना। ऐसा ही अनुच्छेद, अगर मान लीजिए भाग 13 को थोड़ा सा तोड़ते हैं, मान लीजिए भाग 13 को तोड़, भाग 13 को अगर तोड़ा जाए तो अनुच्छेद 13 को, तो आर्टिकल 13 का और आर्टिकल 13 का, 13 का एक में क्या है, संविधान लागू होने से पहले के कानून, संविधान लागू होने से पहले का कानून। संविधान लागू होने से पहले अगर कोई कानून लागू है ना, तो जरूरी नहीं कि संविधान लागू होने के बाद भी वह कानून रहे, उसमें अगर कोई बदलाव होगा तो उसके बारे में किसमें चर्चा है, 13 के 1, ठीक। और 13 के 2 में है संविधान लागू होने के बाद के कानून, लागू होने के कोर्ट, कोर्ट या राज्य, राज्य जिसको बोलते, संविधान लागू होने के बाद का जो कानून होगा, संविधान लागू होने के बाद, संविधान जब लागू हो गया उसके बारे में किसमें चर्चा है, 13 के 2, ठीक। और इसी 13 के तहत, 13 में और थोड़ा सा बड़ा करते हैं ना, थोड़ा सा जगह, एक है अ, पृथक्करण का, और एक है आच्छादनता, आच्छादन का सिद्धांत। ये कहेंगे ये क्या है, पृथक्करण का सिद्धांत और आच्छादनता का सिद्धांत ना। तो देखेंगे पृथक्करण का सिद्धांत यानी कि अगर संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने से, संविधान लागू होने से पहले का कानून, अगर संविधान लागू होने से पहले के कानून अगर कोई के अनुसार अगर कोई सजा दी जा रहा है या कोई कानून बन रहा है, तो इसमें क्या होगा कि पूरा मतलब पूरा क्या होता है, उसको बदल दिया जाएगा, कानून अगर है उसको बदल दिया जाएगा। इसमें संविधान लागू होने से पहले का कानून अगर कोई लागू हो रहा है, मान लीजिए कि संविधान लागू होने से पहले कि किसी की चोरी करने का, अगर संविधान लागू होने से पहले चोरी करने का अगर दंड होता था कि 10 साल जेल है, अगर संविधान लागू होने के बाद ही बदल दिया गया है ना, तो पूरा का पूरा बदल दिया जाएगा ना, कि ऐसा ना होगा कि आपको संविधान लागू होने से पहले वाला कानून के अनुसार आपको सजा मिलेगा, नहीं, पूरा का पूरा बदल के आपको, मान लीजिए अब चोरी करने का सजा 2 साल है, 2 साल के लिए आपको सजा मिलेगा। अब ये नहीं कि कोर्ट कहेगा कि नहीं संविधान लागू होने से पहले तक कानून था कि 10 साल सजा है तो आपको 10 साल सजा होगा, नहीं, आपको केवल 2 साल सजा होगा। क्यों? क्योंकि संविधान लागू होने के बाद कानून बदल चुका है। तो कानून जब पूरा बदल दिया जाता है तो पृथककरण, पृथक ही कर दिया, पूरा कानून ने बदल दिया, पृथक कर दिया। और एक है अच्छादनता का सिद्धांत, जब संविधान लागू होने से, इसमें भी पहले का है अगर बात हो, संविधान लागू होने से पहले कोई ऐसा कानून हो ना, कोई ऐसा कानून हो जिसमें पूरा कानून नहीं हटाया है, थोड़ा बहुत क्या चेंज किया गया है ना, थोड़ा बहुत, तो नया कानून जो आएगा वो सिर्फ उसी हिस्सा को, ध्यान देंगे, पृथक्करण के सिद्धांत में पूरा कानून अलग अलग हो गया, बदल दिया गया ना, पुराना कानून
के जगह पर नया कानून आ गया, पूरा का पूरा हटा दिया गया, उसके पृथक करके उसको हटा ही दिया गया। लेकिन आच्छादन मतलब ऊपर से घेरने वाला स्थान होता है ना, घेर दिया या छेक लेना कहता है ना, आच्छादन, बादल का आच्छादन होता है ना, आच्छादन का अर्थ हो गया कि सिर्फ वही कानून, यानी कि अगर मान लीजिए संविधान लागू होने से पहले कोई कानून था और तो बाद में भी लागू किया गया, तो कुछ अगर चेंज करना हो, कुछ भी मान लो छोटा बहुत चीज जो अंग्रेजों ने लगाया था, जो अभी जरूरत नहीं था उसकी ना, तो केवल वो सेक्शन ही हटा दिया जाएगा, पूरा कानून नहीं निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अनुसार पूरा कानून निरस्त कर सकते हैं ना, कुछ कानून जरूरी है निरस्त करना, लेकिन कई कानून तो हम पूरा निरस्त नहीं कर सकते ना, उसमें जो कुछ प्रोविजन है उसको हम हटा देंगे, वही उसी को कहते हैं आच्छादन हो जाएगा। कुछ प्रोविजन पर भारतीय संविधान का नया कानून आच्छादन कर देगा और बाकी जो प्रावधान था जैसा का तैसा रहे। ध्यान रखेंगे, पृथक्करण का सिद्धांत और आच्छादनता का सिद्धांत। तो अनुच्छेद 13 हो गया। अब हम चलेंगे अनुच्छेद, इधर था ना, समानता का अधिकार। आज से शुरू कर रहे हैं समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14। तो देखते हैं अनुच्छेद 14 से 18। तो सबसे पहले अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14, अब कहेंगे अनुच्छेद 14 क्या है, तो ये है समानता का अधिकार। अभी पढ़ाया समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार कितने प्रकार का, दो गो समानता है, कौन कौन सा, देखिए कौन कौन सा। विधियों के समक्ष समानता, और दूसरा विधियों के, विधि मतलब कानून के समान संरक्षण। वर्ड पर ध्यान देंगे, किस पर, यहाँ समानता की बात हो गई हो। समानता का अधिकार का दो हिस्सा में तोड़ा गया है, विधियों के समक्ष समानता और विधियों के समक्ष संरक्षण। संरक्षण मतलब आपको संरक्षण दिया जा रहा है, और विधियों में, कानून में आपको समानता दी जा रही है, मतलब सब बराबर की बात हो रही है, और विधियों में आपको संरक्षण दिया जा रहा है, यानी कि कानून में आपको साथ भेदभाव ना हो जाए, इसलिए संरक्षण दिया जा रहा है। तो देखेंगे ये सब लिए कहां से हैं, तो ये है ना विधियों के समक्ष समानता, ये लिए हैं ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से लिए। और ये जो है विधियों के समान संरक्षण, ये लिए हैं अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान। कहेंगे याद कैसे रखें कि विधियों के समान संरक्षण कहाँ से लिए हैं, समानता, तो देखेंगे समानता सबसे ज्यादा कहाँ, अंग्रेज है, अंग्रेज सब पूरा दुनिया में कितना समानता बांट के गए हैं ना। नेगेटिव भी बात है, लेकिन ऐसा है कि अंग्रेज, ब्रिटेन को मान के चलेंगे कि दुनिया में समानता बांट के गया है। अमेरिका क्या करता है, पूरा दुनिया का संरक्षण करता है, देखें ईरान का संरक्षण कैसे किया है, उसी तरह पूरा दुनिया को अमेरिका संरक्षण करता है। तो ऐसे याद रखिए, यूएसए के संविधान से क्या ले, विधियों के समान संरक्षण। अब बताएंगे एक बात कि विधियों के समक्ष अगर समानता की बात हो रही है, तो ये क्या नकारात्मक है कि सकारात्मक है, कौन सा, ये अगर ये अधिकार आपको दिया गया है, समानता का जो अधिकार दिया गया है, ये सकारात्मक है कि नकारात्मक है, इस पर ध्यान देना है। तो ये नकारात्मक है, नकारात्मक अधिकार है। और ये जो है विधियों के समान संरक्षण, ये सकारात्मक है, सकारात्मक। विधियों के समान संरक्षण आपको दिया जा रहा है, तो कोई संरक्षण देगा तो सकारात्मक ही होगा, ध्यान रखेंगे। और नकारात्मक क्या होगा, विधियों के समक्ष समानता, सबको समान कर दीजिएगा तो फिर कैसे होगा ना, तो ये नकारात्मक है, ध्यान देंगे। के बाद अनुच्छेद 14 हो गया, तो अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 15।
आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या होगा? आर्टिकल 15 में है जन्म स्थान, जन्म स्थान, लिंग, जाति, लिंग जाति जन्म स्थान, क्या था? लिंग जाति जन्म स्थान, धर्म, भाषा के आधार पर, आधार पर, ठीक है, के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कहाँ भेदभाव नहीं किया जा सकता? कहाँ? तो किसी भी सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थल कहीं भी हो सकता है, तथा शैक्षणिक संस्थान, कहीं भी। शैक्षणिक संस्थान भी तो सार्वजनिक ही स्थल है ना। सार्वजनिक स्थल तथा शैक्षणिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, संस्थान में भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता ना। जन्म स्थान, लिंग, जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते ना। इसमें वंश भी आ जाएगा, धर्म, जाति, भाषा, वंश भी आएगा, वंश, वंश, वंश के स्थान पर भी वंश ना। इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन आप कहेंगे भेदभाव होता है, तो बिल्कुल होता है, भेदभाव भी तो होता है। तो चलिए भेदभाव करते हैं इसी में, चलिए तोड़ते हैं इसको। 15 है, तो 15 का अगर हम आर्टिकल, आर्टिकल 15 को अगर हम 3 करें, 15 के 3, इसमें महिला, बच्चों, बच्चों नहीं, महिला ही रहने देते हैं, महिला को विशेष प्रबंध है। अब देखते हैं ना, 50% आरक्षण बिहार में लागू कर दिया गया, शैक्षणिक संस्थान से लेकर, मान लीजिए अभी शैक्षणिक संस्थान में भी सीट के लिए आरक्षित कर दिया जाता है, या नॉर्मल है ना, तो उसमें महिलाओं को विशेष प्रबंध कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको उनको जरूरत है ना। तो ये 15 का विरोध में करता है, लेकिन ये सकारात्मक रूप इसमें है, सकारात्मक है, क्योंकि उनके लिए अच्छा तो है ना। तो ये 15 के 3 में महिलाओं को विशेष प्रबंध करता है। समानता तो सबके लिए है, लेकिन ये लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहा है 15 के 3 में। 15 का 4 देखेंगे, आर्टिकल 15 के 4 देखेंगे। 15 के 4 में, 15 के 4 में ये कहाँ होगा? विशेष प्रबंध किस में होगा? शैक्षणिक संस्थानों में ना, शैक्षणिक संस्थानों में। तो 15 के 4 में SC, ST या आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े, आर्थिक सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको शैक्षणिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान में वरीयता, वरीयता, उनको शैक्षणिक संस्थान में उनको दिया जाता है वरीयता ना। तो ये भी तो समानता के अधिकार के विरुद्ध ही है, लेकिन इनको दिया जाता है। किसको? SC ST, जिसके आर्थिक रूप से पिछड़े, OBC, सबके लिए ना। अब आया 15 के 5, 15 का 5, 15 के 5 में है OBC के लिए आयोग बना दिया गया। किसके लिए? OBC के लिए। तो 15 के 5 में ठीक है, ठीक है, ठीक है। 15 के 5 में उच्च शैक्षणिक संस्थान की बात हो गई। उच्च शैक्षणिक, उच्च शैक्षणिक संस्थान, SC ST, उच्च शैक्षणिक संस्थान में SC ST को आरक्षण दे दिया गया। किसमें? पहले तो SC ST को किसमें? शैक्षणिक संस्थान, नॉर्मल स्कूल, कॉलेज में। लेकिन उच्च शैक्षणिक, हायर एजुकेशन में भी
क्या किया गया है, उनको आरक्षण दिया गया 15 के 5 के अनुसार। लास्ट है 15 का 6, अनुच्छेद 15 के 6। 15 का 6 जो है ये ईडब्ल्यूएस के आरक्षण है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है। किस आधार पर, आर्थिक आधार पर। अब बताइए, आर्थिक आधार पर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दे दिया गया है, किसमें, 15 के 6 में। किसमें, शैक्षणिक संस्थानों की बात हो रही है अभी फिलहाल, शैक्षणिक संस्थान ना, आर्थिक रूप से पिछड़े ना। 103वां संविधान संशोधन याद है आपको, 103वां संविधान संशोधन, 103वां संशोधन 2000, ध्यान रखेंगे 103वां संविधान संशोधन 2019 में ये पारित हुआ था। 15 के 6 ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों में भी दिया गया ना। ईडब्ल्यूएस कहेंगे, ईडब्ल्यूएस क्या है, ईडब्ल्यूएस है क्या आखिरकार, ईडब्ल्यूएस कौन सा चिड़िया है, ईडब्ल्यूएस है क्या, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, सवर्ण, सवर्ण, सवर्णों में जो गरीब है ना, सवर्णों में जो गरीब है कौन होंगे, इकोनॉमिक सेक्शन। ईडब्ल्यूएस में आएंगे कौन, अभी तक अभी 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 ऐसा विवाद चल रहा है कि लोग नकली ईडब्ल्यूएस बनवा रहे हैं, ऐसा विवाद चल रहा है, कोई दावा तो है नहीं और विवाद तो चल रहा है ईडब्ल्यूएस के लिए कि नकली ईडब्ल्यूएस लोग बनवा रहे हैं, आप फायदा उठा रहे हैं, गरीबों का अधिकार ले रहे हैं। ऐसा में ईडब्ल्यूएस में क्या प्रावधान है जो लोग धांधली कर पा रहे हैं, तो परिवार की आय, परिवार की आय परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए, 8 लाख से कम, 8 लाख से अधिक नहीं, 8 लाख से कम, और 5 एकड़ से कम भूमि होना चाहिए। पांच एकड़ से कम भूमि होनी चाहिए। और घर, अगर मान लीजिए घर बनाए हैं, घर, तो घर बनाना होगा 1000 एकड़ से 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, से कम, से कम। अगर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट से कम है तो आप है ईडब्ल्यूएस है। 5 एकड़ से कम भूमि है, ईडब्ल्यूएस है। परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम है, ईडब्ल्यूएस है। मजा कीजिए। अब आर्टिकल 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 16 में आते हैं। किसमें आते हैं, 16। इसमें क्या है, लोक नियोजन में अधिकार, लोक नियोजन, लोक नियोजन, लोक नियोजन में, लोक नियोजन में समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार लोक नियोजन में। तो कहेंगे लोक नियोजन कथी है, का बाटे लोक नियोजन, अरे सरकारी नौकरी है बाबू, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी में अधिकार, किसमें, लोक नियोजन, लोक नियोजन, हाँ, लोक नियोजन में समानता का अधिकार, सरकारी नौकरियों में सबके लिए समानता की, सबका सब समान अधिकार है। कहिएगा ना, समान अधिकार कहाँ है, महिला को तो 50% आरक्षण देके बैठा दिया गया है, नीतीश जी, आदरणीय नीतीश जी ना, उन्होंने तो 50% आरक्षण दिया है महिलाओं को। आइए, महिला सशक्तिकरण की जरिए जरूरत है, जरूरत तो है ही, बिल्कुल जरूरत है, तभी तो दिया गया है। तो आएंगे, अनुच्छेद इसको तोड़ते हैं, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 के 3 में, 15 के 3 में भी महिला थी, 16 के 3 में भी महिला है, महिला और बच्चों के लिए आरक्षण, या इसी को विशेष प्रावधान कह सकते हैं, उनको लिए है। अब आएंगे 16 के 4, 16 के 5 और 16 के 6, 6 भी है क्या 16 के,
चलिए एक सेकंड देख लेते हैं, एक सेकंड देख लेते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। चलिए, इसमें महिला और बच्चों के लिए आरक्षण नहीं है। 16 के 3 में, 16 के 3 में महिला और बच्चों के लिए आरक्षण बिल्कुल भी नहीं है ना, इसमें गलती से लिखा गया है। 16 के 3, संसद विधि बनाकर, विधि बनाकर भेदभाव कर सकता है, भेदभाव कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। कहेंगे कौन सा ना, कौन सा? तो जैसे लोक नियोजन में कहेंगे कि लोक नियोजन में, लोक नियोजन में क्या भेदभाव हो रहा है, तो होता है ना। आप चाहिएगा कि किसी राज्य में दूसरे कोई हिमालयन राज्य है, या मान लीजिए आप कहिएगा हम अरुणाचल प्रदेश में नौकरी करेंगे सरकार, तो ना होगा। हिमाचल प्रदेश में करेंगे तो ना, इसे संभव नहीं है ना। तो कोई हिमाचल, असम, त्रिपुरा, त्रिपुरा, ये सब जो राज्य है, सब राज्य में उनको विशेष प्रावधान दिया गया कि आप नहीं वहां पर कर सकते ना। उसके बाद 16 के 4 में है, 16 का 4, आप देखेंगे 16 का 4, पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया है, पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग यानी पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिया गया है। किसमें? 16 के 4 में। और 16 के 5 में संसद क्या कानून बना के, या कोई भी धार्मिक प्रबंधन का अधिकार है ना, किसी को भी व्यक्ति को दे सकता है ना। मान लीजिए अपना मंदिर का, मस्जिद का प्रबंधन, या क्रिश्चियन का, गुरुद्वारा का, जो भी हो, चर्च का, उसका प्रबंधन का अधिकार उसी धर्म के व्यक्ति को दे सकता है ना। तो धार्मिक, धार्मिक स्थलों या धार्मिक कार्यों का अधिकार किसको मिल सकता है? कार्यों का प्रबंधन, प्रबंधन है, प्रबंधन, प्रबंधन कर सकते हैं का अधिकार, धार्मिक कार्यों या धार्मिक स्थलों का प्रबंधन का अधिकार किसी उसी धर्म को, व्यक्ति को दिया जा सकता है। यह है 16 के 5 ना। चलिए 16 के 6 भी देख लेते हैं। 16 के 6, 16 के 6, 16 के 6 क्या है? वही सिंपल EWS, EWS को 10% आरक्षण किस लिए? 16 के 6 में, किस में? सरकारी नौकरी में। 15 के 6 में क्या था? शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण। 16 के 6 में EWS को सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरी में, किस में? सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण दिया गया है, विशेष अधिकार। हाँ, किसको? EWS को। ठीक, 103वां संविधान संशोधन, इसे तो पता ही है। चलिए नेक्स्ट, अब आ गए हैं लास्ट हम लोग, आर्टिकल 17। क्या है ये आर्टिकल 17? कोई बता सकता है? छुआछूत, दलितों के विरुद्ध छुआछूत होता था, याद है? छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। और आर्टिकल, आर्टिकल 18, ये लास्ट है आर्टिकल, आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत ना। तो आज के लिए इतना ही, आज हम इतना ही कर पाए हैं क्योंकि समय अधिक हो चुका है। हम अगले दिन 18 का पूरा बता देंगे ना, 18 और 17 अच्छे से बता देंगे ना, यहीं से शुरू करेंगे। आप ध्यान देंगे, आप Diary24 ऑफिशियल चैनल बने रहिए, और TRE4 वाले जुड़ जाइए जितनी जल्दी हो सके, CGL 4 वाले सभी लोग जुड़ जाइए, ठीक है।